आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बायोलॉजी मास्टर सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं मास्टर वीडियो में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर एज पर द लेटेस्ट एनसीईआरटी। कौन सा नंबर चैप्टर है हमारा? आई गेस 11 नंबर चैप्टर, या 11 नंबर चैप्टर है हमारा बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनसीईआरटी, जिसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। श्री गणेश करें इसका। चलिए, ओके। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में जो ऑर्गेनिज्म सेक्शन है वो कट हो चुका है लेटेस्ट एनसीईआरटी में और आपके सिलेबस में से में। ठीक है, जिसमें से क्या क्या कट हो चुका है। एक तो जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, आपको बता देता हूं कौन कौन सा सेगमेंट आपका कट हो चुका है ताकि आपको ध्यान में रहे। एक तो अबायोटिक फैक्टर्स जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसमें दिए होंगे, ये वाला टॉपिक कट हो चुका है एक। ठीक है, इसके अलावा रिस्पॉन्सेज जो हैं वो भी कट हो चुका है। ओके, और इसके अलावा तीसरा टॉपिक एडेप्टेशंस जो टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में, वो भी कट हो चुका है। तो ये तीन टॉपिक्स तो इस चैप्टर में से रिड्यूस हो चुके हैं ऑलरेडी, आपके सिलेबस में से भी और एनसीईआरटी में से भी, जो कि इस बार नहीं आने वाले हैं आपके 23-24 के एग्जाम में। ठीक है, एक चीज। इसके अलावा अगर बात, ये तो हो गया डिडक्शन वाला बात। ठीक है, तो अब हमारे मेन ऑर्गेनिज्म एंड इस चैप्टर में है क्या? इसमें मेन जो हमें स्टडी करना है वो है पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन में क्या है, पॉपुलेशन में क्या क्या स्टडी करना है हमें? पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, एक तो पॉपुलेशन सेगमेंट जो है मेन है, जो कि हमें इसमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है, पॉपुलेशन स्टडी करना है। पॉपुलेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें पता होने चाहिए। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर में से आप इतना मान के चलिए कि ऑर्गेनिजम्स तो है ही नहीं अब सिलेबस में, पॉपुलेशन ही है मेन जो भी हमें स्टडी करना है। तो इसमें अगर देखें, आपको पता है जब छोटे बच्चे थे, जब मैं छोटा बच्चा था, तो सेल जो था, पढ़ते थे सेल, है ना, 9th 10th से ये पढ़ते आ रहे होंगे, जब से बायोलॉजी का नाम पहली बार सुना था आपने। सेल से क्या बनता है? सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, है ना, और ये टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। यही तो पढ़ रहे थे ना। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म। क्या इतनी बात क्लियर है? ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक सिंगल इंडिविजुअल हम जो है ना, इसको ऑर्गेनिज्म को हम इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं। एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें से इंडिविजुअल सेगमेंट जो था वो डिड्यूस हो गया, जिसमें अबायोटिक फैक्टर्स एंड एडेप्टेशंस थी। सेल से टिश्यू से ऑर्गन। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो सेल्स हैं, बहुत सारे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसको मिलकर हमें क्या बन रहा है? टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें ऑर्गन क्या है? जैसे लंग्स, हार्ट्स, ये ऑर्गन्स हो गए। तो सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट हम इंसान बन जा रहा है। क्या बात इतनी क्लियर है? तो थोड़ी सी हायरार्की हमें जानने की जरूरत है इस चैप्टर में। इधर देखिए, इंडिविजुअल्स जो हैं, इंडिविजुअल्स मिलकर, कई सारे इंडिविजुअल्स जब मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। या फिर मैं बोलूं पॉपुलेशन बोला जाता है हमें सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, सेम स्पीशीज जो होती है उसके इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जैसे कि ह्यूमन, होमो सेपियंस, सेपियंस स्पीशीज की जितनी भी इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इस पॉपुलेशन की स्टडी, ये इकोलॉजी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। यूनिट आप देखेंगे एनसीईआरटी में, इकोलॉजी यूनिट के अंडर में ये 3 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, राइट। तो इसमें क्या है? पॉपुलेशन की स्टडी हम पॉपुलेशन इकोलॉजी ब्रांच में की जाती है। पॉपुलेशन की स्टडी जो है वो जिस ब्रांच में की जाती है उसको पॉपुलेशन इकोलॉजी बोला जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बोला जाता है?
पॉपुलेशन इकोलॉजी बोला जाता है, जो कि बेसिकली करता क्या है, इकोलॉजी को लिंक करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ। इसीलिए हम इवोल्यूशन लेक्चर आप हो चुका है बायोलॉजी मास्टर सीरीज में, आप देख सकते हैं चैनल पर पीएसपीडी के। और पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या करता है, इवोल्यूशन को लिंक करता है, इवोल्यूशन और पॉपुलेशन जेनेटिक्स को इकोलॉजी के साथ। ठीक है, एक चीज ये पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटी। कम्युनिटी लाइक बायोटिक कम्युनिटी की बात हो रही है, कई सारी पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी बनाती है। जैसे हम अगर सुना हो आपने प्लांट कम्युनिटी, है ना, प्लांट कम्युनिटी हो सकता है, एनिमल कम्युनिटी। तो इस टाइप से कम्युनिटीज, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात करें, ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी में। इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक दोनों आ जाते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दोनों इंक्लूड कर लिए जाते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, इकोसिस्टम से मिलकर क्या बनता है हमारा, बायोम्स। बायोम्स क्या है, एक जोन को बोला जाता है, जैसे कि डेजर्ट एक बायोम है। डेजर्ट मतलब एरिड रीजन का एक मान लो बायोम हो गया, उसको माउंटेन एक अलग बायोम है ना, फॉरेस्ट एक अलग, इस टाइप से। और सारे के सारे इकोसिस्टम्स मिला लें तो उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर, लार्जेस्ट यूनिट। बायोस्फीयर को हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, एक लार्जर यूनिट है सारा इकोसिस्टम का। कई सारे सब के सब इकोसिस्टम, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल सब मिलाकर क्या हम कलेक्टिवली उसको बोलते हैं, अर्थ पे जो भी प्रेजेंट है इकोसिस्टम उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये हायरार्की आपको याद होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें अगर, तो इसमें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन सेगमेंट। ठीक है, ये तो हमारी हायरार्की हो गई, लेकिन पॉपुलेशन सेगमेंट भी शुरू करने से पहले आपको एक दो टर्मिनोलॉजीज है इंपॉर्टेंट, जो कि आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ गया, इंडिविजुअल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल का जो ग्रुप्स होता है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। एक चीज, पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक चीज, इसके अलावा आपको जो समझने की जरूरत है, आपने एक वर्ड सुना होगा हैबिटाट, है ना, हैबिटाट, एक वर्ड सुना होगा हैबिटाट, और एक वर्ड होता है निश। निश दोनों कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है आपको कि एक ही वर्ड है, सिमिलर है ना, बट ये सिमिलर नहीं है, इसमें डिफरेंस है। क्या बात आपको समझ में आई? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आपका एड्रेस क्या है, आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, ये आपसे पूछा जाए। अब देखो, आप अपने शहर का नाम बताओगे भी, मेरा XY, मान लो मैं कोटा में हूं इस टाइम। ठीक है, कोई मुझसे पूछे कि आप कहां रहते हो, तो मैं क्या बताऊंगा, कोटा। बात समझ में आ गई? क्या मैं पूरे कोटा में फैल के रहता हूं? क्या मैं पूरे कोटा में फैल के रहता हूं? क्या कोटा में भी एक लोकेशन पे रहता हूं ना। मान लो कोटा में XYZ, कोटा में भी कहा मैं बात कर रहा हूं, कोटा में रहता हूं। कोटा मेरा क्या है, हैबिटाट। मैंने बता दिया मैं कोटा में रहता हूं, हैबिटाट मान लो इसको। कोटा में क्या पूरे कोटा में थोड़ी रहता हूं, मान लो मैंने बता दिया मैं रहता हूं राजीव गांधी नगर। राजीव गांधी नगर जो है वहां रहता हूं मैं। कोटा में मैं कहां मिलूंगा, राजीव गांधी नगर में मान लो मैं मिलूंगा। इतनी बात क्लियर है? राजीव गांधी नगर क्या है, मेरा निश है। क्या बात समझ में आ रही है? समझते जाना कॉन्सेप्ट को। राजीव गांधी नगर में भी क्या मैं पूरा फैल के रहता हूं, राजीव गांधी नगर में भी कोई XYZ हॉस्टल में रहता हूं मैं, कोई भी XYZ हॉस्टल जो है वहां मैं रहता हूं। तो ये दोनों ही मेरी क्या है, निश है। एग्जाम्पल समझ के चलिएगा, ये क्या है, निश, और मेरा हैबिटाट क्या है, कोटा। बात समझ में आ रही है? इसको दूसरे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। आप मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं। ठीक है, हॉस्टल में आप ये पूरा हॉस्टल है, हॉस्टल में ये आपका रूम है, कोई 101 करके कुछ भी रूम है आपका ये, और इस रूम में 2 बेड लगे हुए हैं, आप डबल शेयरिंग में है। इतनी बात क्लियर है? पूरा हॉस्टल का नाम जो होगा, हॉस्टल जो होगा वो क्या है आपका, हैबिटाट। ठीक है, क्या है आपका, हैबिटाट। जबकि आपका जो पर्टिकुलर रूम है वो आपका क्या है, निश।
अब निश जो होती है ना, निश भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है फंडामेंटल निश। क्या होता है? फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश होता है एक तो, और एक होता है रियलाइज्ड निश। एक क्या होता है? रियलाइज्ड निश। दो टाइप की निश होती है, फंडामेंटल निश एंड रियलाइज्ड निश। आपका रूम आपका क्या है? फंडामेंटल निश है। लेट अस सपोज आपका रूम पार्टनर जो है वो अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कोचिंग गया हुआ है, आप हैं वहां पे, तो दोनों बेड क्या है? आपके हो गए, पूरा रूम आपका कब्जा हो गया। तो आपका पूरा का पूरा रूम में कब्जा है आपका, ये फंडामेंटल निश है। लेकिन जब आपका रूम पार्टनर आ जाता है तो वो अपने रिसोर्सेज खुद यूज करेगा, आपको क्यों करने देगा? तो आप रेस्ट्रिक्टेड हो गए अपने असली निश पे, जो आपकी असली लिमिट्स हैं, ठीक है ना। अपनी लिमिट्स में जो आप आ गए, सिर्फ आपका ये बेड है, आपको पता लगा, तो ये आपका क्या है? एक्चुअल में रियलाइज्ड निश है। क्या है? रियलाइज्ड निश है आपका। तो निश भी दो टाइप से हम स्टडी कर सकते हैं, एक तो फंडामेंटल निश, एक रियलाइज्ड निश। और इसमें अगर बायोलॉजी की भाषा में अगर बात करें तो फंडामेंटल निश क्या होता है? जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है हमारा, जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो वो रूम हमारा, पूरा का पूरा रूम हमारा है, दैट इज फंडामेंटल निश। जब कोई कॉम्पिटिटर स्पीशीज आ जाती है, उस केस में जो हमारा निश रह जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो हो जाता है रियलाइज्ड निश बोलते हैं, जो कि असली निश है हमारी। क्या बात समझ में आ गई? तो इतना सा कॉन्सेप्ट है हैबिटाट और निश का, ठीक है। मतलब इसी को हम ऐसे अगर देखें कि फंडामेंटल, ये क्या है? फंडामेंटल निश। या फिर इसको ऐसे देखो, ये क्या है आपका? हैबिटाट, ठीक है। हैबिटाट के अंदर ही क्या होता है आपका? निश। कौन सा निश? फंडामेंटल निश होता है, मान लो फंडामेंटल निश। इस फंडामेंटल निश के अंदर ही जो होता है वो आपका क्या होता है? रियलाइज्ड निश। रियलाइज्ड निश, जो आपको रियलाइज होता है कि अपना तो इतना ही है, ठीक है, दूसरे वाला कहता है उधर से फुटो, ठीक है। तो हैबिटाट एक लार्जर यूनिट है, उसी के बीच में निश होता है हमारा, और निश में भी फंडामेंटल निश एक जो बड़ी यूनिट है, उसके बीच में भी रियलाइज्ड निश जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन होती है हमारी। बात समझ में आ गई कि ये स्पीशीज के बेसिस पे किया जा रहा है, ये होता है निश का कॉन्सेप्ट। इतनी बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन की जो बात करें, अगर हम इस चैप्टर में हमने पॉपुलेशन करना, अभी तक तो हमने बेसिक सी कुछ बातें करी, आपको पता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नहीं पता तो इसीलिए मैंने बता दी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा होनहार हैं, है ना। तो पॉपुलेशंस में जो है क्या क्या पढ़ना है हमें? एक तो पढ़ने हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देखने हैं। इसके अलावा हमें देखना है ग्रोथ, पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। और तीसरा टॉपिक, ब्रॉड टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज इंटरेक्शन पॉपुलेशन में कैसे होता है। ये तीन ही टॉपिक्स जो है हमारे इस चैप्टर में हैं, जो हमें डिटेल में देखने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, मैं किसी इंडिविजुअल की बात करूं और किसी पॉपुलेशन की बात करूं, तो क्या वर्ड्स का यूज किया जाएगा, है ना। एक बार हम कॉमन सी बातें करते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें यूज करने वाले हम, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म में किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, किसी इंडिविजुअल का बर्थ हुआ या किसी की डेथ हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन पॉपुलेशन के केस में कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं? बर्थ रेट, बर्थ रेट या फिर डेथ रेट। क्या बात समझ में आ रही है? बर्थ रेट या फिर डेथ रेट, मतलब नंबर ऑफ बर्थ पर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज बर्थ रेट। नंबर ऑफ डेथ पर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द डेथ रेट। पॉपुलेशन में तो इस तरीके से बात की जाएगी ना। ऑर्गेनिज्म में तो बर्थ हो गया, डेथ हो गया, एक सिंगुलर होगी। ऑर्गेनिज्म या तो फीमेल होगा, अगर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इसको या तो हम कहेंगे कि फीमेल है, ठीक है, या फिर मेल, इस कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। लेकिन पॉपुलेशन के केस में हम क्या लेकर चलते हैं? सेक्स रेशो की बात करते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं,
कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं पर 1000 फीमेल्स, है ना। सेक्स रेशो की बात करें, अगर इंडिया का सेक्स रेशो की बात करें तो इस टाइम पे कभी था उल्टा, लेकिन इस टाइम पे क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके चक्कर में बेटे थोड़े कम हो गए हैं। 1000 मेल्स पे 1017 या ऐसे कुछ करके फीमेल्स हैं, करंट डाटा में आप देख लीजिएगा। फीमेल्स हमारे इंडिया में ज्यादा है इस टाइम पे पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो वो हम सेक्स रेशो की एक पॉपुलेशन में बात करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम पॉपुलेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ देखेंगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से, और इंटरेक्शंस पॉपुलेशन में कैसे होता है। तो वन बाय वन इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब इसमें देखिए क्या क्या सीन है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आपको पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होंगे, है ना। आपको इतना तो मैंने बता ही दिया कि पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है, जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, उसमें अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो लिंक करती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड उसको इवोल्यूशन को, ठीक है, इकोलॉजी के साथ। अब इसमें भी पॉपुलेशन के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए अगर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, पॉपुलेशन साइज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले लीजिए पॉपुलेशन के। किसके हैं ये, पॉपुलेशन के। सबसे पहले तो पॉपुलेशन साइज, ठीक है। पॉपुलेशन साइज को हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलें तो ज्यादा बेटर है, टेक्निकली यही बेटर है, ठीक है। पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, एक कैरेक्टर ये तो हो गया पॉपुलेशन में जो कि हम स्टडी करते हैं। इसमें भी अगर हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज में, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं और पर यूनिट एरिया में इन अ रीजन। अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, डेंसिटी की अगर बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, इसको अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में रखें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, नंबर ऑफ यूनिट एरिया में, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ये तो हो गया पहला कैरेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया इसका पहला कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करें इसी में, तो ये तो फर्स्ट कैरेक्टर हमने देख लिया। कैसे होगा जे, अरे मुन्ना, हाँ। दूसरे कैरेक्टर की अगर बात करें, हाँ अब ठीक है। तो दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो बर्थ रेट, जैसे कि अभी हमने बताया एट्रीब्यूट में बर्थ रेट को ही हम नैटेलिटी भी बोलते हैं, नैटेलिटी रेट, ठीक है, नैटेलिटी भी बोला जाता है। क्या बात समझ में आ गई, इसको बी से हम डिनोट करेंगे, बर्थ रेट या फिर नैटेलिटी। बर्थ रेट या नैटेलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बर्थ्स पर गिवन टाइम, नंबर ऑफ बर्थ पर गिवन टाइम पीरियड, उसी को क्या बोलते हैं हम, नैटेलिटी बोलते हैं। एक और कैरेक्टर की अगर बात करें जिसको हम बोलते हैं डेथ रेट, अभी बताया था। डेथ रेट की अगर हम बात करें तो डेथ रेट को हम मोर्टेलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी। इसको डी से डिनोट करेंगे। मोर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ, इसमें क्या हो जाएगा, बस नंबर ऑफ डेथ हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स इन गिवन टाइम पीरियड, सेम वही। तो डेथ रेट दैट इज मोर्टेलिटी, बर्थ रेट दैट इज द नैटेलिटी, एंड पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी आपको समझ में आ गया। तो ये तो हो गया एक चीज। इसके अलावा सेक्स रेशो की बात करें, फोर्थ कैरेक्टर क्या है इसका, जो भी दिखाया था हमने, सेक्स रेशो। सेक्स रेशो का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मेल्स पर मान लीजिए 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं पर 1000 फीमेल्स,
इसको, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशो। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पॉपुलेशन के बेसिस पे होते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको ऐसे नहीं देखते, है ना। इंडिविजुअल पे तो बर्थ होगा या डेथ होगा, है ना, तो साइज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डेंसिटी का। तो इंडिविजुअल होता है। एंड ऑर्गेनिज्म और सेक्स रेशो की बात करें तो मेल फीमेल की बात होती है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, बट पॉपुलेशन लेवल पे क्या होता है, सेक्स रेशो की बात होती है। नंबर ऑफ मेल्स कितने पर 1000 फीमेल्स, या नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है पर 1000 मेल्स। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ डायग्राम एक दे रखा है। अब आपको पता है जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन को किसी भी एक गिवन टाइम पीरियड पे आप देखें, मान लीजिए आज की ह्यूमन पॉपुलेशन देख लीजिए, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे पॉपुलेशन को अब एनालाइज करेंगे तो उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के आपको देखने को मिलेंगे इंडिविजुअल्स। क्या बात समझ में आ रही है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन को किसी भी स्पेसिफिक पीरियड पे अगर आप देखेंगे, पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट एजेस के देखने को मिलेंगे, डिफरेंट एज ग्रुप ऑर्गेनिजम्स देखने को आपको मिलेंगे। क्या बात समझ इतनी में आ गई है आपको? तो डिफरेंट एज ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं डिफरेंट एज ग्रुप्स को जब प्लॉट किया जाता है, क्या किया जाता है, ग्राफिकली प्लॉट किया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एज पिरामिड्स। क्या बात समझ में आ गई? इसी को क्या बोला जाता है, एज पिरामिड्स बोला जाता है। एज पिरामिड्स मतलब डिफरेंट एज ग्रुप, एक पॉपुलेशन को आप किसी भी गिवन पीरियड में देख लीजिए, उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसको ग्राफिकली जब प्लॉट किया जाता है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, एज पिरामिड्स का नाम देते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये जो एज पिरामिड है, क्या है, एज पिरामिड जो है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स में हम 3 पैरामीटर्स लेकर चलते हैं बेसिकली। कौन कौन से? एक तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो सकता है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो सकता है, एक रिप्रोडक्टिव हो सकता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और या फिर तीसरा दैट इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो सकता है। 3 पैरामीटर्स हम लेकर चलते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर एज से, प्यूबर्टी से, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 3 पैरामीटर्स लेकर चलते हैं, जिस बेसिस पे एज पिरामिड्स हमें किसी भी पॉपुलेशन में 3 टाइप्स के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के हमको देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है हमें देखने को मिल जाए डिक्लाइनिंग एज पिरामिड। ठीक है, या फिर अब देखो शेप की, अगर हम शेप के फॉर्मेट में बात करते हैं इसको, ठीक है, ये तो पुराना फैशन हो गया डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग, इसको हम शेप की फॉर्मेट में बात करते हैं। ठीक है, शेप जो इसका है, या तो हो सकता है ट्रायंगुलर एज पिरामिड का, ट्रायंगुलर शेप का पिरामिड बन सकता है, जो नॉर्मली पिरामिड होता है वैसा दिखता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, बेल शेप का हो सकता है, घंटी की तरह। क्या बात समझ में आ रही है? या फिर अर्न शेप हो सकता है। ये 3 टाइप के शेप के पिरामिड्स हमें किसी भी पॉपुलेशन में देखने को मिल सकते हैं। ट्रायंगुलर का मतलब क्या है? ट्रायंगुलर की तरह पिरामिड लगेगा, ये है, फिर इसके ऊपर ये है ना, और इसके ऊपर मान लो ये है, इस टाइप से, ये ट्रायंगुलर, इस टाइप से पिरामिड देखने को शेप मिल सकता है। बेल शेप मतलब ऐसा देखने को मिल सकता है ना, ये बेल शेप ऐसा ही तो होता है ना, इस टाइप से देखने को मिलेगा, इसको मतलब इस टाइप से शेप में देखने को मिलेगा। अर्न शेप की अगर हम बात करें, अर्न शेप इस टाइप का देखने को मिल सकता है ना, इस टाइप का अर्न शेप। तो 3 टाइप के शेप्स हमें देखने को एज पिरामिड्स के मिल सकते हैं। ये शेप्स हमें क्या दिखा रहे हैं, इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये देखिए आप, बड़ी अच्छी चीज है कि इसका जो भी एज पिरामिड होता है, उसका जो बेस होता है, एज पिरामिड का जो बेस होता है,
ये किसको डिनोट करता है? एज पिरामिड का बेस जो होता है वो प्री रिप्रोडक्टिव को डिनोट करता है, PR, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव को बताता है। मिडल पोर्शन जो रहता है वो किसको बताता है? रिप्रोडक्टिव को। जबकि ऊपर वाला जो टॉप पोर्शन होता है पिरामिड का वो किसको बताता है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव को। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बारे में बताता है, मतलब जो बेस है वो प्री रिप्रोडक्टिव है, उसके ऊपर वाला जो है बीच वाला वो रिप्रोडक्टिव दिखा रहा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स को दिखा रहा है, और सबसे ऊपर वाला जो पिरामिड का पार्ट है उसको सेगमेंट वो किसको शो कर रहा है? वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले एज ग्रुप को शो कर रहा है। अब ट्रायंगुलर की अगर हम बात करें तो ट्रायंगुलर में देखिए जो नीचे वाला बेस है दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव, यहां मैं प्री लिख देता हूं, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, उससे कम रिप्रोडक्टिव है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम। बात समझ में आ रही है? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले जिस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हो, है ना, बालक सबसे ज्यादा हो, तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बालक जिस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हो, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम हो, और बूढ़े जो लोग हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो लोग हैं वो उससे भी कम हो, इस टाइप का अगर पिरामिड दिखता है तो उस पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है? कि वो पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। मतलब उस पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है, एक्सपेंडिंग स्टेटस है उसका, उस पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है? एक्सपेंडिंग, मतलब ये पॉपुलेशन आने वाले टाइम में बढ़ रही है, ये पॉपुलेशन बढ़ने जा रही है पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडिंग टाइप का, जब हमें ट्रायंगुलर पिरामिड देखने को मिलता है। क्या बात इतनी समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई अपने को? ओके, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट है बेल शेप। बेल शेप में देखिए जो प्री रिप्रोडक्टिव है, ध्यान से देखना रे बालकों, प्री रिप्रोडक्टिव जो है और रिप्रोडक्टिव वो एक बराबर है, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो चलो कम है। ठीक है, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स के जो मेंबर्स होंगे इस पॉपुलेशन में, जो इंडिविजुअल्स होंगे वो इक्वल अमाउंट में है, इक्वल नंबर्स में है। तो इस टाइप का जब ग्राफ बेल शेप देखने को मिलता है, इस पॉपुलेशन का स्टेटस क्या माना जाता है? स्टेबल पॉपुलेशन है। ये क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब क्या है? ये पॉपुलेशन ना ही तो बढ़ रही है ना ही घट रही है। एक्सपेंडिंग का क्या है? ये पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, मतलब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन भर दिन, साल दर साल। लेकिन स्टेबल की कंडीशन में क्या है? ना ही ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, ये स्टेबल है। ठीक है, ना ही इंक्रीज है ना ही डिमिनिशिंग कंडीशन में है। तीसरा जो है वो अर्न शेप दिखता है। इसमें आप देखो जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम है, रिप्रोडक्टिव उससे ज्यादा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फिर से कम हो गया। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब बालक जो है वो कम है पॉपुलेशन में। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज्यादा, और उससे कम जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अरे जो आज बालक है वही तो कल को पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं ना हमारी। आज बालक अगर ज्यादा हो रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, बर्थ रेट ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब है बर्थ रेट ज्यादा है, अगर इसमें क्या था? बर्थ रेट ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज्यादा है एज ग्रुप के, तभी तो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है। अगर कम हो गया वो तो इसका मतलब तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी आने वाले सालों में। आ रही बात समझ में? अगर आपको मैं एक एग्जांपल इसका दूं तो चाइना में यही केस हुआ। चाइना में क्या हुआ? हमारी अभी पॉपुलेशन क्या थी? एक्सपेंडिंग कंडीशन में थी, है ना, और इसलिए लॉज लाए जा रहे हैं कि हम दो हमारे दो वाला कंसेप्ट है ना। तो लेकिन चाइना की अगर बात करें तो वहां पे वहां भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो फर्स्ट नंबर पे ही था, अभी भी सेकंड नंबर पे है, हमारे बाद है। लेकिन चाइना में ये स्कीम्स लाने की कोशिश की जा रही है कि बर्थ होना चाहिए, बर्थ को प्रमोट किया जा रहा है, ज्यादा बच्चों के बर्थ को प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो इस टाइप का स्टेटस शो करती है। इस टाइप के स्टेटस को बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है डिक्लाइन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, मतलब पॉपुलेशन का डिक्लाइन चल रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, डिमिनिशिंग कंडीशन में है। तो इस टाइप का स्टेटस चाइना में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत साल पहले वहां पे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी जो कि काफी साल तक रही, जिसके कारण वहां की पॉपुलेशन अब डिक्लाइनिंग कंडीशन में आ गई है। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स वाले जो है उनकी पॉपुलेशन में बहुत कम हो गए हैं। जबकि इंडिया की बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव अच्छे खासे हैं, रिप्रोडक्टिव भी अच्छे खासे हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। तो हमारे इसीलिए वो बोला जाता है कि हमारे देश में जवान ज्यादा है, यूथ ज्यादा है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के एज पिरामिड्स होते हैं। ट्रायंगुलर एज पिरामिड, बेल शेप एज पिरामिड हो सकता है, अर्न शेप हो सकता है, राइट।
ट्रायंगुलर एज पिरामिड की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन स्टेटस है ये, ठीक है। बेल शेप एज पिरामिड की बात करें तो स्टेबल जो है स्टेबल कंडीशन में है पॉपुलेशन, और अर्न शेप की अगर हम बात करें तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, डिक्लाइनिंग स्टेटस है पॉपुलेशन का, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हैं, एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा ब्लर है शायद, आई गेस ये प्री रिप्रोडक्टिव दिखा रखा है, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, एक्सपेंडिंग कंडीशन मतलब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है, स्टेबल कंडीशन मतलब कैसा बन रहा है, बेल शेप का देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये बेल शेप का इस तरीके से देखने को मिल रहा है। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या है, डिक्लाइनिंग में अर्न शेप का देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये 3 टाइप के एज पिरामिड्स जो हैं होते हैं। तो एज पिरामिड का कॉन्सेप्ट आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का टॉपिक हमारा डन। अब आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन की ग्रोथ किन किन फैक्टर से होती है, घटती है, ये सब इसमें हमें देखना है। समझ में आ गई। तो जो साइज ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की अगर साइज की बात करें, आप खुद पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी जिसको हम बोल रहे थे अभी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम बात करें तो क्या पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैटिक रहती है क्या? खुद दिमाग लगाइए थोड़ा सा। क्या पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी? कभी नहीं। पॉपुलेशन जो है वो वेरी करती रहती है। पॉपुलेशन कैसे वेरी करती है? अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उस पे क्या प्रेशर पड़ रहा है ना, मतलब कितना स्ट्रेस है, रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, उस बेसिस पे ही तो पॉपुलेशन का वेरी करता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है, तो पॉपुलेशन में वेरिएशन आता रहता है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है फूड अवेलेबिलिटी पे, प्रीडेशन पे या फिर वेदर पे, है ना। 3 कंडीशन की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? एन से करते हैं, ठीक है, याद रखना, कैपिटल एन। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फूड पे। फूड अवेलेबिलिटी क्या है ना, सबसे मेन तो खाना ही है। खाना नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं। रोटी कपड़ा मकान, वो तीनों इसी में ही है। रोटी कपड़ा मकान होगा तभी तो पॉपुलेशन का सर्वाइवल होगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें हैं जिस पे पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो ये देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कैसे इंक्रीज होती है और कैसे डिक्रीज होती है, ये देखिए आप ध्यान से। एक वर्ड सुना, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेट्स करना ना। माइग्रेशन जो होता है माइग्रेट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से आप कनाडा चले गए, यहां से आप कनाडा चले गए, जैसे कि पंजाब से कोई मान लो माइग्रेट करके कनाडा चला गया। अब बात सुनो, इंडिया से वो चला गया, माइग्रेशन किया उसने, कहां से कहां? मान लो इंडिया से कहां किया? कनाडा में, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई रे? आगी इंडिया से कनाडा में गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें देखो, इंडिया से चला गया वो तो कनाडा, रंग बदल लें थोड़ा सा, इंडिया से कनाडा चला गया, माइग्रेट हो गया। माइग्रेट को 2 पार्ट्स में हम देख सकते हैं। कैसे? एक तो होता है इमीग्रेट करना, इमीग्रेट, और एक होता है एमिग्रेट। दोनों में फर्क क्या है? एमिग्रेट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू एग्जिट। एग्जिट कहां से किया उसने? इंडिया से। तो वो पर्सन जो है वो इंडिया से तो क्या किया है? एमिग्रेट किया, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी तो कम हुई है, वो बाहर माइग्रेट कर गया। माइग्रेट में भी एग्जैक्ट बोला जाए तो एमिग्रेट कर गया। लेकिन कनाडा में क्या हुआ? वो इमिग्रेट कर गया, मतलब आ गया। तो कनाडा में क्या हुआ? इंक्रीज, लेकिन इंडिया में डिक्रीज हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी में। बात समझ में आ गई दोनों टर्म्स? अब ध्यान से देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें अगर हम, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में एक तो आता है नैटेलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको अपन ऐसे ही देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ध्यान से देखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, अगर तो बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट की अगर हम बात कर रहे हैं, बर्थ रेट या फिर जिसको हम नैटेलिटी बोलते हैं, है ना,
बी से जिसको डिनोट करते हैं, बर्थ रेट जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है। ऑब्वियस सी बात है, बर्थ इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो नेटेलिटी जो होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है पॉपुलेशन डेंसिटी में। जन्म होगा तो मरण भी होगा, जीवन ऐसा जिसने जन्म लिया है उसको मरना भी होगा, ठीक है। तो डेथ रेट की अगर बात करें पॉपुलेशन में, ध्यान से देखिए मैं हर जगह डेथ रेट लिख रहा हूं, डेथ नहीं लिख रहा हूं। डेथ रेट इज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी, क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी, या फिर डी से डिनोट करते हैं जिसको, है ना। तो ये क्या करता है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। डेथ होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी से आदमी स्वर्ग लोक चला गया, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, तो इसमें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। दो चीजें। तीसरा देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की ग्रोथ में क्या फैक्टर होता है, इमिग्रेशन, जो कि अभी मैंने समझाया। इमिग्रेशन मतलब आना और एमिग्रेशन मतलब जाना। इमिग्रेशन क्या करेगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा पॉपुलेशन डेंसिटी में, जबकि एमिग्रेशन की अगर हम बात करें तो वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देगा। एमिग्रेशन मतलब पॉपुलेशन से कोई चला गया, हमें छोड़कर चला गया, तो क्या हुआ, वो एमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ठीक है। तो एमिग्रेशन से क्या हुआ, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हुआ, नेगेटिव हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी में डिक्रीज हुआ। एमिग्रेशन क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, इमिग्रेशन इंक्रीज करेगा, डेथ रेट डिक्रीज करेगा और बर्थ रेट इंक्रीज करेगा। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं। क्या बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? और यही फिगर एनसीईआरटी में आपके दे रखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए यहीं पे ही। अगर मान लीजिए कोई टाइम टी पर पॉपुलेशन डेंसिटी n है, तो टाइम t+1 पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? तो इसको कैसे हम देखेंगे, टाइम t+1 पे क्या होगा, n t+1 इज इक्वल्स टू n t, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, एंड प्लस में ब्रैकेट में बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, आई से लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना भी, इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1 इज इक्वल्स टू nt प्लस बर्थ। अब देखो, अगर ये वाली यूनिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर हाई है, इसकी वैल्यू अगर हाई है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ओवरऑल इंक्रीज होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बी प्लस बर्थ रेट और इमिग्रेशन की अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है तो बर्थ एज कंपेयर टू डी प्लस ई, तो इसकी अगर वैल्यू हाई है तो ओवरऑल अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर इसकी वैल्यू हाई है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ओवरऑल डिक्रीज होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये फैक्टर्स का, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। अब ये अगर हमें समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं। अब देखो पॉपुलेशन ग्रोथ में ही, कंटिन्यू में ही, इसी के पॉपुलेशन ग्रोथ टॉपिक ही चल रहा है अभी। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर मैं बात करूं ना, तो ये दो टाइप से देखने को मिलती है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दो टाइप के, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है किया जाता है। दो टाइप से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो सकती है, देख लीजिए। यहां तो पॉपुलेशन हो सकता है एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, मतलब अंधाधुंध ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई जा रही है, या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ शो करें, लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ग्रोथ बेसिकली दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। कोई भी पॉपुलेशन इन दोनों में से कोई एक टाइप की ग्रोथ शो करती है। एक्चुअली में लॉजिस्टिक ग्रोथ ही मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस शो करती हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज जो होते हैं वही शो करते हैं। बाकी लॉजिस्टिक ग्रोथ ही प्रैक्टिकली पॉसिबल, ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ यही है लॉजिस्टिक। कैसे, अभी देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोल रहे हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, एक लाइन में सिर्फ, when resources are unlimited,
जब रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो। रिसोर्सेज में क्या है, फूड भी है प्लस शेल्टर भी है, मतलब जो भी आपको जीवन व्यापन के लिए रिसोर्सेज आप जिसको भी समझते हैं वो सब रिसोर्सेज इसमें। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन कैसी ग्रोथ शो करती है, एक्सपोनेंशियल। क्यों? क्योंकि सबको अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने का अधिकार है, उनमें वो पोटेंशियल है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसके कारण ही क्या होता है कि पॉपुलेशन को रेस्ट्रिक्ट होना पड़ता है एक लिमिट तक। ठीक है, तो रिसोर्सेज जब अनलिमिटेड होते हैं तो एक्सपोनेंशियल टाइप की ग्रोथ कोई भी पॉपुलेशन शो करती है। लेकिन जब रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड जब होते हैं, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही होते हैं ना, कोई भी रिसोर्स हो, रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, तो वो पॉपुलेशन कैसी ग्रोथ शो करती है, लॉजिस्टिक टाइप की ग्रोथ शो करती है। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें, और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो शो करती है पॉपुलेशंस, उसको एक नाम दे दिया गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताया गया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे शो होती है। ऐसी लॉजिस्टिक ग्रोथ, वर्ल्स्ट लॉजिस्टिक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इस टाइप की ग्रोथ को बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसको बोल दिया गया लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो दो टाइप के मॉडल्स हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल की अगर हम बात करें, एक्सपोनेंशियल की अगर हम बात करें, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए इसका, ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे मान लो हमने ले लिया टाइम, और इस पे क्या ले लिया हमने, एन, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज। अब बात सुनो, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे इंक्रीज हो, पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाए इस फॉर्मेट में। जैसे जैसे टाइम के साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? क्या हो रही है? एक्सपोनेंशियली, बस इंक्रीज ही होती जा रही है पॉपुलेशन, क्योंकि रिसोर्सेज, लिमिटलेस रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। तो इस टाइप का ग्राफ ये आपको देख रहा होगा, जे शेप में लगता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में किस शेप का ग्राफ दिखने को मिलता है? जे शेप का ग्राफ जो है वो देखने को मिलता है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। क्या बात इतनी क्लियर है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जे शेप का ग्राफ देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटलेस हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुए ही जा रही है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है, यहीं पे इसका इक्वेशनल फॉर्म भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे, इसकी इक्वेशन आपको याद रखनी है, दैट इज dn by dt is equals to birth minus death into n. This equation is for the exponential growth model. B is birth rate, that is death rate. अगर हम यहीं पे b minus d को r ले लें और r को ले लें, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, dn by dt is equals to rn, जहां पे n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और r क्या है, r जो है यहाँ पे कहां लिखूं मैं, हाँ, R जो है वो इंट्रिंसिक रेट है ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, B माइनस डी को बोल रहे हैं, अगर B ज्यादा है तो इंक्रीज हो रहा है, D ज्यादा है तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो R की वैल्यू, इसलिए ये R वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखती है इस फॉर्मूला में। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, तो ओवरऑल ये इक्वेशन है, इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, dn by dt is equals to rn. दिस इक्वेशन इज फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, जो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादातर शो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह आ गए, यही शो करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इनको रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, इनके लिए रिसोर्सेज क्या है, लिमिटलेस हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं, बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हो गए। बट अदर देन दिस, ऑल द पॉपुलेशंस जो होती हैं वो इस टाइप का प्रैक्टिकली शो नहीं करती हैं ग्रोथ। ठीक है, ये तो हो गया पहला ग्रोथ मॉडल अपना, बात क्लियर है। दूसरे की अगर हम बात करें, सेकेंड वन इज द, व्हाट इज सेकेंड, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ
मॉडल, जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। सेम वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये क्या बन गया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने टाइम, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, पॉपुलेशन पहले इंक्रीज हो रही है, उसके बाद, और अरे ये क्या हो गया, हाथ फिसल गया क्या मेरा, हाथ नहीं फिसला है मेरा, ये पॉपुलेशन इस टाइप की शो करती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में अगर मैं बात करूं, ये क्या कहता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। किसी भी रिसोर्स की अगर हम बात करें, मान लो रिसोर्स में हम शेल्टर की बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी लैंड एरिया में, ठीक है, हर एक रिसोर्स की, उस लैंड की एक कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम कितनी पॉपुलेशन वो होल्ड कर सकती है। आ रही बात समझ में, एक लैंड की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने मैक्सिमम पॉपुलेशन को होल्ड कर सकती है। आ रही बात समझ में, उस कैपेसिटी को, उस लैंड की, उस रिसोर्स की क्या बोला जाता है, कैरिंग कैपेसिटी। उस कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वो पॉपुलेशन होल्ड नहीं कर सकती है। बात समझ में आ गई। तो किसी भी रिसोर्स की एक कैपेसिटी होती है अप टू विच पॉपुलेशन ग्रो कर सकती है, बट उसके बाद पॉपुलेशन फर्दर ग्रोथ नहीं शो कर सकती, वो स्टेबल होना पड़ेगा पॉपुलेशन को। क्या बात समझ में आ गई। तो इसमें अगर आप देखें लॉजिस्टिक में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो एक लैग फेज है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज देखने को मिल रहा है, या फिर मैं बोलूं तो इंक्रीज ही नहीं देखने को मिल रहा। उसके बाद आता है लॉग फेज, और फिर आता है हमारे पास सैचुरेशन फेज। ये तीन फेज में एक्चुअली पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ शो करती है। लैग फेज मतलब जब नए एरिया में या नए रिसोर्सेज हैं उनको अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये वो फेज है। फिर एक्सपोनेंशियल फेज आ रहा है। इस लॉग फेज को ही हम लोगरिथमिक फेज को ही क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज है। यही फेज तो पिछले वाले ग्राफ में शो हो रहा था, एक्सपोनेंशियल फेज। तो एक्सपोनेंशियल फेज मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, बट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक हो रहा है। इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, इस लिमिट को ही क्या बोला जाता है, कैरिंग कैपेसिटी। ये किस चीज की कैरिंग कैपेसिटी है, उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज की, इसको के से डिनोट करते हैं कि रिसोर्स की एक कैपेसिटी होती है, वहां तक तो वो पॉपुलेशन झेल सकता है, उसके बाद सैचुरेशन हो जाएगा। और ये सैचुरेशन दिखा किसको रहा है, सैचुरेशन का मतलब ये है यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के इक्वल हो गया है। बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के इक्वल हो गया। कॉमन सेंस की बात है ना, जितने बर्थ हो रहे हैं उतनी डेथ हो रही है, तभी तो पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है, सैचुरेटेड हो चुकी है। क्यों, क्योंकि वहां के रिसोर्स की जो है मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता है, वहां का कैपेसिटी उसकी नहीं है इतनी। तो ये होती है कैरिंग कैपेसिटी। इसका भी इक्वेशनल फॉर्म देखें, इस मॉडल को क्या बोला जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जिसमें शेप कैसे देखने को मिल रही है हमें, एस शेप। एस शेप या फिर इसी को हम सिग्मोइड भी बोलते हैं, सिग्मोइड शेप। सिग्मोइड शेप कर्व देखने को इसमें मिल रहा है, ठीक है। एस शेप ऐसे ऐसे जा रहा है ना, यूं करके जा रहा है ना एस की तरह, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सिग्मोइड शेप या एस शेप का इसमें कर्व देखने को मिलता है इन केस ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। और प्रैक्टिकली यही ज्यादा चलती है। प्रैक्टिकली अगर बात करें हम, प्रैक्टिकली मोर रियलिस्टिक यही है, ठीक है, ज्यादा रियलिस्टिक यही मॉडल है, यही फॉलो होता है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में। इसका भी इक्वेशन की बात करें अगर, तो डी एन बाई डी टी, जैसे कि एक्सपोनेंशियल का था आर एन, यहां तक तो एक्सपोनेंशियल का था, इसमें बस कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या जुड़ जाएगा, के माइनस एन बाय के। इनकी डेरिवेशंस वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही आपको करनी है, लेकिन आपको इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। ये तो इतनी तो एक्सपोनेंशियल वाली, इसके साथ कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, उस पर्टिकुलर रिसोर्स की एक कैरिंग कैपेसिटी क्या है वो बता रहा है के, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम शो करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। ये देखिए एनसीईआरटी में ये दे रखा है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ये इक्वेशन एक तो दे रखी है, dn by dt is equals to rn, that is for the exponential। तो a वाला ग्राफ जो है किसको शो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है, जबकि b वाला कर्व जो है वो किसको शो कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ को शो कर रहा है। जैसे dn by dt is equals to rn k minus n by k, that is लॉजिस्टिक। और ये वाली डैश लाइन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना। तो यहाँ पे हमने दोनों देख लिए, एक्सपोनेंशियल भी देख लिया
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी देख ली हमने कैसे होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ में होती है, ये देख लिया हमने। और लॉजिस्टिक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में यही वाली ग्रोथ शो होती है, क्योंकि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। ठीक है, क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आगे चलिए। हाँ जी, तो कुछ क्वेश्चंस की बात आती है अब। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिक कम्युनिटी। इसमें से बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, इस चैप्टर में कम्युनिटी नहीं है हमारे, सिर्फ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, बट ये क्वेश्चन आता है। और इनफैक्ट कम्युनिटी का तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, अगले पोर्शन में भी कट गया है, इकोसिस्टम चैप्टर में भी। तो ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है? इसको एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता है। पॉपुलेशन में हमने क्या क्या स्टडी किया, देखिए। नेटैलिटी क्या होता है? पॉपुलेशन का कैरेक्टर। मोर्टेलिटी भी पॉपुलेशन में पढ़ा, सेक्स रेशो भी पॉपुलेशन में। जब तीनों पॉपुलेशन में पढ़े, सिर्फ स्ट्रेटिफिकेशन ही हमने पॉपुलेशन में नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टर कौन सा है? इसको मैं साफ कर दूं अगर, तो इसका सही ऑप्शन स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको पता भी नहीं है ना क्या है, तो भी इसका सही आंसर ये आप लगा देंगे। किससे? एलिमिनेशन मेथड से। एमसीक्यूज में ऐसा देखा जाता है। ठीक है ना, इस टाइप से ही आपको सोल्व करना चाहिए। अगर सही आंसर नहीं पता तो गलत वाले देख लो, क्या पता गलत ऑप्शंस पता हो आपको कि ये तो नहीं हो सकता। कई बार हमें सही आंसर नहीं पता होता, लेकिन बाकी ऑप्शन पता था ये तो नहीं हो सकते, राइट। तो इसका सही आंसर स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन में ये तीनों हमने अभी स्टडी किए हैं, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन नहीं किया। ये कम्युनिटी का पार्ट है, और कम्युनिटी इकोलॉजी हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। एज पिरामिड देखिए कैसा है, ये किस टाइप का है? ये वैनिशिंग पॉपुलेशन दिखा रहा है, स्टेबल दिखा रहा है, डिक्लाइनिंग दिखा रहा है, एक्सपेंडिंग दिखा रहा है? बताइए। वैनिशिंग तो पहली बात तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ये तो अपनी एनसीईआरटी में ही नहीं है, चलिए ये तो कट गया। अब बताइए कौन से टाइप का ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसमें देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव जो है, प्री रिप्रोडक्टिव से कम है, रिप्रोडक्टिव या बराबर ही है? ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव को ही शो कर रहे हैं, ठीक है ना। इस डायग्राम में ये वाला रिप्रोडक्टिव का ही है और ये प्री रिप्रोडक्टिव का, बाकी गुलाबी वाले जो हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव के। तो इसमें देखिए आप, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इक्वल है। ऊपर वाला भले थोड़ा छोटा है, वो तो ग्राफिकल बनाने में ऐसा कर दिया इन्होंने मिस्टेक थोड़ी सी, लेकिन रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एक से हैं। दोनों का जो नंबर है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वालों का और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वालों का, वो इक्वल है। ऐसा किस केस में होता है? बेल शेप का जब हम मिलता है। और बेल शेप का किस में मिलता है? हमें स्टेबल पॉपुलेशन में मिलता है। किस में मिलता है? स्टेबल पॉपुलेशन में। तो इसका स्टेबल पॉपुलेशन सही आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज ग्रुप, दैट इज द स्टेबल पॉपुलेशन। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं और कुछ नीट में भी आए हुए हैं क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज उस वहां से लिए गए हैं, ठीक है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कि आपको समझ में आ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे देखिए, इकोलॉजिकल निश क्या होता है? द सरफेस एरिया ऑफ द ओशियन। कैसी बातें कर रहे हैं ये, मतलब है ना, ओशियन का सरफेस एरिया को निश बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एन इकोलॉजिकली एडेप्टेड जोन, the physical position and functional role of a species within a community, formed of all plants and animal living at the bottom of the lake। मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है ना, नॉनसेंस वाले ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शन। इकोलॉजिकल निश इज द फिजिकल पोजीशन, जिसको हम बोल रहे थे रियलाइज निश, हमारी फिजिकल एग्जैक्ट पोजीशन, फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी, जहां पे हम अपना फंक्शन प्ले करते हैं, उसी को इकोलॉजिकल निश बोलते हैं। हमने तो इकोलॉजिकल निश को भी आगे बांट के देखा है फंडामेंटल रियलाइज्ड में, राइट। आगे चलिए, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम, 50 पैरामीशियम जो है वो प्रेजेंट है पूल में, जो कि इंक्रीज होकर 150 हो जाते हैं 1 घंटे के बाद। मतलब अभी 50 हैं, 1 घंटे के बाद 150 हो गए, 150 हो गए। व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? ग्रोथ रेट क्या होगा? सिंपल है, 100 हो गया ना, 100 पर आर हो गया। इसमें तो कुछ सोचने वाली कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इजी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इतना आसानी से कैसे हो सकता है, उस चक्कर में गलत कर लेते हैं। अरे भैया, ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट ही हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर 100 हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
What would be the percent growth or birth rate per individual per hour for the same population mentioned in the previous question? जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग आपको बर्थ रेट बताना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। पिछला क्वेश्चन मैंने करवा दिया, अब इसका आप बताएंगे बर्थ रेट क्या होगा, 100 होगा, 200 होगा, 50 होगा या 150। ठीक है बच्चों, इसका आपको करना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत ईजी और आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच पॉइंट इन द ग्राफ शोन बिलो वुड देयर बी अ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहां होगा? ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बचकाना सा क्वेश्चन है, आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। ए पे जीरो हो सकता है क्या? ए पे कैसे होगा? ग्रोथ शो तो कर रहा है पॉपुलेशन यहां, और बी सी पे तो एक्सपोनेंशियल ही जा रहा है। डी वाला जो है, डी पे सैचुरेशन हो गया, डी पे सैचुरेशन हो गया। मैंने कहा था पॉपुलेशन यहां से ज्यादा बढ़ नहीं सकती, इसका मतलब डी पोजीशन पे क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट एक हो चुका है, और ओवरऑल पॉपुलेशन जो है, ओवरऑल पॉपुलेशन चेंज जो है वो जीरो हो चुका है, मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा फॉर्मूला भी तो हमने यही तो लिखाया था, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। ठीक है, बी माइनस डी दोनों इक्वल है तो जीरो, जीरो इंटू एन कुछ भी जीरो, जीरो ही हो गया, तो डी एन बाय dt इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैथमेटिक्स भी आती है अपने को थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है। तो आगे चलिए, हाँ जी, तो लास्ट मेजर टॉपिक हमारा जो है इसमें, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करें अगर, हमें पता है पॉपुलेशन क्या होता है, सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं। तो दो स्पीशीज की पॉपुलेशन मतलब आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं उसको हमें स्टडी करना है, उसी को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या है हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, क्या इतनी बात क्लियर है? अरे बालकों, मैं पानी वानी पी लूं यार, तुम देखो क्या होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, बताओ। हाँ जी, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो दो डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है उसको पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोला जाता है। इसमें हमें लगभग 5 to 6 टाइप की इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म, फेसबुक पे देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना, ये वहीं से वर्ड लिया गया म्यूचुअलिज्म। मान लो कोई भी स्पीशीज है, कोई ए स्पीशीज है, कोई बी स्पीशीज है, ए स्पीशीज की पॉपुलेशन, बी स्पीशीज की पॉपुलेशन, ठीक है, ए स्पीशीज की पॉपुलेशन और बी स्पीशीज की पॉपुलेशन। मान लो म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इस टाइप का इंटरेक्शन पॉपुलेशन में जब एक दूसरे का फायदा कर रहे हो, है ना। कई बार हम, कई लोग, मान लो दो दोस्त ऐसे हैं जो एक दूसरे के पक्के मित्र हैं, एक दूसरे का भला सोचते हैं हमेशा ही, तो आपस में कैसा इंटरेक्शन है उनका, म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन है, मतलब दोनों को फायदा होता है। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो 3 ही टाइप का होता ही है। या तो बेनिफिशियल हो सकता है, बेनिफिटेड हो सकती है ना, या फिर हो सकता है हार्मफुल हो, जिसको डेट्रीमेंटल भी बोल सकते हैं हम, है ना, और या फिर हो सकता है न्यूट्रल हो, ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, ना फायदा और ना ही नुकसान। बेनिफिटेड को प्लस से डिनोट करेंगे, इसको नेगेटिव माइनस से करेंगे। ठीक है, इसको माइनस से और इसको 0 से। बात समझ में आ गई? तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन या तो हो सकता है बेनिफिटेड हो दोनों स्पीशीज के लिए, या फिर हो सकता है डेट्रीमेंटल हो दोनों के लिए, या न्यूट्रल, या फिर हो सकता है दोनों स्पीशीज में से एक के लिए बेनिफिटेड हो, एक के लिए डेट्रीमेंटल हो, या फिर हो सकता है एक के लिए बेनिफिटेड हो, एक के लिए न्यूट्रल हो। तो ये डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस को डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअलिज्म टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। ये स्पीशीज इसकी हेल्प करती है, ये स्पीशीज की पॉपुलेशन इसको हेल्प करती है, दोनों स्पीशीज आपस में साथ साथ में काम करते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का देख लीजिए, कंपटीशन। कंपटीशन की अगर बात करें, देखो कंपटीशन मतलब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं।
कंपटीशन क्या है, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, वो उसका टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, तो दोनों में क्या है, नेगेटिव इंटरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को नेगेटिव डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन है दोनों का आपस में, कंपटीशन में कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। फिर आता है प्रीडेटर। प्रीडेशन की बात करें तो प्रीडेशन का मतलब क्या है, जिसमें एक प्रीडेटर होगा दैट इज शिकारी और उसका एक प्रे होगा दैट इज शिकार। तो शिकारी शिकार को मार के खा लेगा, उसी रिलेशन को क्या बोला जाता है, प्रीडेशन। जैसे कि लायन और डियर का हो गया, लायन इसमें क्या है, प्रीडेटर है, और डियर उसका क्या है, प्रे है, जिसको वो मार के खाएगा। तो ये प्रीडेशन टाइप का इंटरेक्शन हुआ, जिसमें एक स्पीशीज को तो फायदा है लेकिन दूसरी को नुकसान है, जान गई, हिरन की तो जान गई। ऐसा ही सिमिलर सा एक और है दैट इज पैरासाइटिज्म। दोनों में फर्क हल्का सा ये समझ लेना जरा सा। पैरासाइटिज्म में भी क्या होता है, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। पैरासाइटिज्म मतलब जैसे मान लो आप एक एक महीने से नहाते नहीं हो, अब सर्दियां आ जाएंगी, एक एक महीना नहाओगे नहीं तो सिर में क्या पड़ जाएंगी, जुएं। अब वो जुएं जो हैं वो क्या है, आपके ऊपर पैरासाइट है, आपके सिर पे हैं, जो आपका खून पी रही हैं, और आप उसके होस्ट हो, आपको नुकसान हो रहा है, आपका खून निकल रहा है, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है, प्रीडेशन में क्या है, जान का खतरा, जान खतरे में है, अरे भाई साहब जान खतरों के खिलाड़ी हैं। लेकिन पैरासाइटिज्म में जान नहीं जाएगी, बस इतना सा फर्क है, इसमें जान का खतरा नहीं है। जून जो है वो आपकी जान नहीं ले लेगी, लेकिन हाँ शेर आपकी जान जरूर ले सकता है, ठीक है। तो पैरासाइटिज्म की बात करें तो ये इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होता है दो स्पीशीज की पॉपुलेशन में। अब देखिए कितने हो गए, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांचवें टाइप का देख लीजिए, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, और एक सिक्स्थ भी लिख ही लीजिए दैट इज एमन सेलिज्म, ठीक है। ये दो और टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जिसमें कॉमन सेलिज्म की अगर बात करें तो एक को तो फायदा, दूसरे को ना ही फायदा और ना ही नुकसान। एमन सेलिज्म में एक को तो नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना ही फायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये इंटरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। म्यूचुअलिज्म टाइप का इंटरेक्शन क्या होता है, जब एक स्पीशीज को तो बेनिफिट, जब दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। कंपटीशन के केस में दोनों को डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन है, दोनों का आपस में। प्रीडेशन का मतलब एक को तो एक स्पीशीज पॉपुलेशन बेनिफिटेड है, दूसरी को डेट्रीमेंटल है, हार्म है। पैरासाइटिज्म में भी सेम, एक को बेनिफिट है और दूसरे को हार्म है। कॉमन सेलिज्म में एक को तो बेनिफिट हो रहा है बट दूसरा न्यूट्रल है, मतलब उसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरे का फायदा कर रहा है वो। कॉमन सेलिज्म एक को नुकसान, दूसरे को कुछ भी नहीं, फायदा नुकसान, मतलब जाने अनजाने में दूसरे का नुकसान कर रहा है, खुद को ना फायदा है ना नुकसान है, ठीक है। तो वो है एमन सेलिज्म। तो ये 6 टाइप का इंटरेक्शन जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में हम देखते हैं। ये आपके ये वाला फिगर दे रखा है टेबल उसमें एनसीईआरटी में। म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों स्पीशीज में पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। कंपटीशन में नेगेटिव टाइप का होता है, कंपटीशन में क्या होता है, नेगेटिव टाइप का होता है। और इसमें क्या होता है, प्रीडेशन में एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, पैरासाइटिज्म में भी एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, कॉमन सेलिज्म में एक में पॉजिटिव और एक में न्यूट्रल इंटरेक्शन, इसमें एक में डेट्रीमेंटल और एक में न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो ये 6 टाइप के आपको याद रखने हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, प्लस इसके कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्या देखो, जैसे कि एक एक कुछ तो एग्जांपल्स हम देखेंगे ही। म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म की बात करें, म्यूचुअलिज्म में एक तो आप एग्जांपल याद रख सकते हैं लाइकेन का, कॉमन एग्जांपल्स हैं इसमें, तो लाइकेन्स ये एग्जांपल्स हैं, या फिर माइकोराइजा। होता क्या है, लाइकेन एक्चुअली में क्या होता है, म्यूचुअलिस्टिक वो होती है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी एंड फंगस साथ में प्रेजेंट होती है, जिसको लाइकेन बोलते हैं। हमने इवोल्यूशन चैप्टर में देखा था, लाइकेन्स पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, है ना। इसमें इसका डिटेल में उसमें देखा भी था हमने कुछ पार्ट। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो एल्गी और फंगस में जो होती है उसको लाइकेन बोलते हैं। ये म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन शो कर रहे हैं। एल्गी एक अलग स्पीशीज है, फंगस एक अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन है, दोनों आपस में म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन। कैसे,
एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, मतलब एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, राइट। तो एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फूड अपना खुद बना सकता है, लेकिन फंगस हेट्रोट्रोफिक होता है। ये क्या होता है, ये तो ऑटोट्रोफिक होता है, जबकि फंगस क्या होता है, हेट्रोट्रोफिक होता है। तो इसी रिलेशन में आपस में म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन शो करते हैं। कैसे, फंगस जो है, फंगस प्रेजेंट है मान लो रोग पे, उसके ऊपर एल्गी प्रेजेंट होती है, ऊपर एल्गी नीचे फंगस, इस टाइप से इनका रिलेशन रहता है। तो एल्गी ऊपर क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट का इस पे आएगा, तो सनलाइट उससे क्या होगा, वो फूड बनाएगा, और फूड बना के एल्गी किसको ट्रांसफर करेगा, फंगस को। अब फंगस को तो बेनिफिट हो गया, अब एल्गी को कैसे हो रहा है बेनिफिट। एल्गी में रूट्स वगैरह नहीं होती हैं, आपको पता है, लेकिन फंगस में हाइफिज वगैरह होती हैं, जिसके कारण वो एंकर करता है, अटैच रहता है एक पोजीशन पे, ठीक है, और नीचे से पानी लेता है, क्योंकि हाइफिज होती है तो उसके पास नीचे से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है फंगस, और वो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गी के पास पहुंचाता है, जिससे कि वो फूड को प्रिपेयर करता है। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे हेल्प करते हैं, इस टाइप से जो रिलेशनशिप है इनका आपस में, इसीलिए इसको किस में रखा गया, म्यूचुअलिज्म में रखा गया, म्यूचुअलिज्म टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही माइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये भी। Mycorrhiza is also a type of symbiotic association. Mycorrhiza is also a type of symbiotic association between what? Fungus and higher plants की root. हायर प्लांट की रूट्स और फंगस, इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। हायर प्लांट्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, उनकी रूट्स पे प्रेजेंट होता है फंगस, उसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को बोला जाता है, माइकोराइजा नाम दिया जाता है। जैसे इसको लाइकेन दिया जाता है, इसको माइकोराइजा। अब इसमें क्या रोल रहता है, प्लांट्स जो होते हैं उनकी हायर रूट्स, एक्चुअली में आपको पता है जो सोइल होती है ना, सोइल में वाटर जो होते हैं वो वाटर सोइल पार्टिकल्स के बीच बीच में कहीं पे होते हैं, और जो रूट होती है वो हर जगह नहीं पहुंच सकती। रूट जो है वो लार्ज यूनिट होता है, उसके जो रूट हेयर्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं एज कंपेयर टू फंगस हाइफी। लेकिन जो फंगस का एसोसिएशन उसके साथ होता है, तो फंगस क्या करता है कि फंगस जो है वो अपनी हाइफी से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और रूट को देता है, और बदले में फंगस को क्या मिलता है, फंगस को एक शेल्टर मिल गया रूट पे रहने के लिए, उसको अपना घर मिल गया। तो दोनों आपस में इस तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में दो एग्जांपल्स तो आपको याद रखने ही है, लाइकेन्स का और एक माइकोराइजा का, दैट इज म्यूचुअलिज्म। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट अगर बात करें कंपटीशन की, कंपटीशन में क्या है, दोनों का डेट्रीमेंटल है, दोनों जो है एक दूसरे को नुकसान करेंगे, ठीक है। कंपटीशन में क्या है, दोनों एक दूसरे को नुकसान करेंगे। अब कंपटीशन जो है ये भी दो टाइप का हो सकता है, कंपटीशन जो है वो इंटर स्पेसिफिक है, क्या है, इंटर स्पेसिफिक, या फिर हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक हो, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो यहां तो इंटर स्पेसिफिक है या फिर इंट्रा स्पेसिफिक है। इंटर स्पेसिफिक, इंटर जहां भी आ जाए समझ लेना विद अदर स्पीशीज, मतलब मान लो कोई स्पीशीज 1 जो है उसका कॉम्पिटिटर कौन है, स्पीशीज बी, कोई ए स्पीशीज का बी कॉम्पिटिटर आपस में, मतलब अलग अलग स्पीशीज में आपस में कंपटीशन जब होता है उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्पीशीज, मान लो इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज ए स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में कंपीट कर रहे हैं फॉर द रिसोर्सेज, तो इसको क्या बोल देंगे, इंट्रा स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपटीशन, तो दो टाइप का कंपटीशन होता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा। इंटर कहीं भी आ जाए तो मतलब डिफरेंट, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंटर स्पेसिफिक मतलब जब दो स्पीशीज के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन है, और इंट्रा स्पेसिफिक मतलब दो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन है, तो इंट्रा स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपटीशन। तो दो टाइप का कंपटीशन होता है। बात समझ में आ गई इतनी, क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर है तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसी में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आपको निश का जो एग्जाम्पल निश बता रहा था मैं, है ना, निश का रिलेटेड एक फंडामेंटल और उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूं, फंडामेंटल और रियलाइज्ड निश का, ठीक है। बार्नेकल्स होते हैं, सी कोस्टल एरियाज में प्रेजेंट होते हैं ये बार्नेकल्स। एक का नाम होता है बैलेनस और एक का कैथेमेलस,
ठीक है, इसको आप ऐसे मान लीजिए बी से बड़ा भाई, ये बड़ा भाई है, सी से छोटा भाई है, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। कोस्टल रीजन पे इस टाइप से सी रॉक्स प्रेजेंट होती हैं जो, ठीक है, जब जब बड़ा भाई नहीं होता, मतलब बैलेनस एब्सेंट होता है, तो बैलेनस की एब्सेंस में पूरे के पूरे रीजन पे, इस पूरे रीजन पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पूरे के पूरे रीजन पे जो है वो सिर्फ कैथेमेलस प्रेजेंट होता है। सी लेवल के अबव भी और सी लेवल के डाउन भी क्या प्रेजेंट होता है, कैथेमेलस। बट जब ये कब हो रहा है, जब बैलेनस जो है वो एब्सेंट है, बैलेनस नाम का जो बार्नेकल्स है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रीजन इसका सी कोस्टल एरिया का क्या हो गया, इसका फंडामेंटल निश हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बैलेनस प्रेजेंट है तो ऊपर के रीजन पे कौन रहेगा, बैलेनस बार्नेकल्स रहेंगे और नीचे वाले पे कैथेलेमस रहेंगे। तो कैथेलेमस का ये वाला निश जो है ये क्या है, इसका रियलाइज्ड निश है। क्या बात समझ में आ रही है, ये क्या है, रियलाइज्ड निश है, जबकि पूरा का पूरा पहले जो था वो क्या था, फंडामेंटल निश था, फंडामेंटल निश था। बात समझ में आ गई। तो कैथेमेलस और बैलेनस, तो बड़ा भाई जब नहीं है तो छोटे भाई का राज है पूरे के पूरे कोस्टल एरिया के रॉक्स पे ऊपर नीचे, वो उसका फंडामेंटल निश है। जैसे ही बड़ा भाई आया, मतलब बैलेनस आया, बार्नेकल्स, तो कॉम्पिटिटर आया। मैंने बताया था जब कॉम्पिटिटर होता है तब जो निश हमारी रहती है वो रियलाइज्ड निश रहती है, और जब कॉम्पिटिशन नहीं है तो फंडामेंटल निश। जब कॉम्पिटिटर आ गया, बैलेनस आ गया, बड़ा भाई आ गया, तो रियलाइज्ड निश में अपनी कैथेमेलस आ गया। तो ये एग्जाम्पल भी किसका है, इसका आप याद रख सकते हैं, बार्नेकल्स का एग्जाम्पल इन द कॉम्पिटिशन। क्या बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और ये वाला सीन जो है, ये जो मैंने पूरा बताया, ये मैंने नहीं देखा था, कनल नाम का एक कनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल जो है यहीं कहीं लिख देता हूं मैं, इसको याद रखिएगा। क्या नाम है इसका भाई साहब का, कनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है जिसने ये बताया कि बार्नेकल्स में बैलेनस और कैथेमेलस, ये दो टाइप के इन्होंने बताए कि बैलेनस जो है वो जब एब्सेंट होता है तो कैथेमेलस जो है पूरे के पूरे एरिया में प्रेजेंट होता है अपना राज समझ के, फंडामेंटल निश समझ के। लेकिन जैसे ही बैलेनस की प्रेजेंस आती है तो बैलेनस अपना एक एरिया निश जो है वो ऑक्यूपाई करता है और कैथेमेलस अपनी पोजीशन पे चला जाता है, एग्जैक्ट उसका जो फिजिकल लोकेशन है वहां चला जाएगा, जो कि उसकी रियलाइज्ड निश होगी। तो यहां से आपको फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश का कॉन्सेप्ट भी और ज्यादा क्लियर हो गया। और ये एग्जांपल किसका है, कंपटीशन का। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, कनल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है ये बार्नेकल्स के एक्सपेरिमेंट को, बैलेनस एंड कैथेमेलस। क्या बात इतनी समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई। इसी में कंपटीशन में ही, ये कंपटीशन ही चल रहा है, कंपटीशन में ही एक और प्रिंसिपल है वो भी देख लीजिए। कंपटीशन में इसमें एक प्रिंसिपल है जिसको क्या बोला जाता है, गोज। क्या प्रिंसिपल का नाम क्या है, गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये नेम्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे। गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये गोस ने क्या प्रिंसिपल दिया इसमें, सिंपल सी बात जो आपको पता है वो इन्होंने प्रिंसिपल दिया, लेकिन इनका नाम आपको याद रखना है, गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने ये बोला कि जब दो स्पीशीज के बीच में कोई कॉम्पिटिशन होता है, जब दो स्पीशीज के बीच में कोई कंपटीशन होता है तो उसमें से इंफीरियर वन वाली जो होगी, जो कमजोर वाली होगी, उसे एक्सक्लूड करना होगा, वो उसका एक्सक्लूजन हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला, जब इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है, मतलब कोई मान लो स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी के बीच में कंपटीशन हो रहा है किसी भी रिसोर्स के लिए, तो इनमें से जो इंफीरियर वन जो होगी, इंफीरियर स्पीशीज जो होगी, इंफीरियर स्पीशीज will get eliminated। इंफीरियर स्पीशीज जो है वो एलिमिनेटेड हो जाएगी, क्योंकि एक ही कमान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो जो इंफीरियर कमजोर होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो वाली स्पीशीज। यही प्रिंसिपल बोला गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने।
गोस ने प्रिंसिपल दिया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें बोला अगर दो स्पीशीज में कंपटीशन हो रहा है तो जो इन्फीरियर वाली होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, सुपीरियर वाली ही सर्वाइव करेगी। एक और कंसेप्ट आता है कंपटीशन में ही, रिसोर्स पार्टीशनिंग का, जो कि इसका जस्ट उल्टा है। रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग नाम से पता चल रहा है रिसोर्स का पार्टीशन कर देंगे, बांट देंगे। रिसोर्स पार्टीशन जस्ट इसका उल्टा है, गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का उल्टा बोलता है। ये क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट बताता है को एग्जिस्टेंस का। को एग्जिस्टेंस मतलब दो स्पीशीज, को एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज ए एंड बी, मतलब अगर सेम केस लेकर चलें, दो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन है तो आपस में क्या करेंगे, रिसोर्सेज को बंटवारा कर लेंगे कि इतना तेरा इतना मेरा, और दोनों स्पीशीज एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस करेंगे वो, ठीक है, एक साथ रहेंगे दोनों एकदम भाईचारे के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट दिया रिसोर्स पार्टीशनिंग के अंडर में आता है। एक टॉपिक है दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, जो कॉन्सेप्ट बताता है कि को एग्जिस्टेंस भी होता है स्पीशीज के बीच में रिसोर्स का पार्टीशन करके, ठीक है। और गोस कॉम्पिटिटिव क्या बताता है, अगर दो स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन है तो एक को जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा, इस संसार से दूर होना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कॉम्पिटिशन हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, आगे चलते हैं। कंपटीशन म्यूचुअलिज्म हो चुका है। अब बात करते हैं प्रीडेशन की। अगर हम बात करें तो प्रीडेशन, अच्छा अब प्रीडेटर प्रे, इसमें क्या होता है, प्रीडेटर होता है एक तो प्रीडेटर दैट इज शिकारी, एंड एक होता है प्रे दैट इज शिकार, जिसका शिकार होगा, ठीक है। तो प्रीडेटर प्रे का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एग्जांपल आप लायन डियर का रख सकते हैं, लायन एंड डियर, ठीक है, इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं, लायन डियर, टाइगर डियर, है ना। अब देखिए इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है कि हाय डियर को खा गया, है ना, ज्यादा प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली में जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट जो है उसको स्टेबल रखने के लिए होता है। अगर लायन डियर को नहीं खाएगा तो डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि पॉपुलेशन इनस्टेबिलिटी आएगी। बात समझ में आ रही है आपको? ये पॉइंट याद रखना है कि प्रीडेशन, अगर प्रीडेटर्स नहीं होंगे, प्रीडेटर्स अगर नहीं होंगे तो प्रे जो होगा, प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि पॉपुलेशन में इनस्टेबिलिटी आएगी। सेम वाइस वर्सा कंडीशन भी है, अगर प्रे नहीं होगा, प्रे नहीं होगा तो उसके कारण उसका प्रीडेटर, उसको फूड नहीं मिलेगा तो उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। अगर प्रे नहीं है, अगर खाना ही नहीं है तो शेर भी मर जाएगा। सपोज मान लो कि लायन सिर्फ डियर को ही खा रहा है और डियर ही खत्म हो गए, तो उसके बाद क्या है, लायन भी खत्म होगा एक टाइम के बाद, क्योंकि फूड अवेलेबल नहीं है। तो ये इनका आपस में इसलिए प्रीडेटर और ये वाला रिलेशन होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चले। इसके अलावा वैसे तो प्रे जो होते हैं, प्रे ने कुछ कुछ अपने डिफेंस मैकेनिज्म भी शो करता है। प्रे जो होता है, ऐसी बात नहीं है, अपने आप को बचाने की हर कोई कोशिश करता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी कुछ कुछ शो करता है ना। जैसे कि मान लो इसमें आप स्पाइंस इन प्लांट ले सकते हैं। प्लांट्स में जो स्पाइंस होते हैं वो एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म ही है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आपको पता है प्लांट्स पे फीड करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ने क्या किया है, जैसे कि अकेशिया हो गया, अकेशिया, कैक्टस, इन्होंने अपने आप में क्या है, कांटे लगा लिए हैं, जिससे इंसेक्ट्स इस पे आकर फीड ना कर सके, फ्लावर पे इनके फीड ना कर सके। आ रही बात समझ में? तो इस टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रे शो करते हैं, ठीक है। इसको आप रीडिंग जरूर कीजिएगा एनसीईआरटी से, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बाकी इससे ज्यादा एग्जांपल्स और दिए होंगे एनसीईआरटी में, क्योंकि सारे एग्जांपल्स कवर करना इज नॉट पॉसिबल इन सिंगल लेक्चर, बट हाँ मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, म्यूचुअलिज्म हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, प्रीडेशन हो गया। नेक्स्ट की बात करें दैट इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म वही आपको जो एग्जांपल दिया था, इसमें आप 3 टाइप का पैरासाइटिज्म पढ़ सकते हैं, 3 टाइप से डिवाइड करके चल सकते हैं। एक तो एक्टो पैरासाइटिज्म, एक एंडो पैरासाइटिज्म, और एक ब्रूड पैरासाइटिज्म। तीनों में अंतर क्या है?
एक्टो पैरासाइटिज्म, एंडो पैरासाइटिज्म। जब एक्टो पैरासाइटिज्म क्या है, मतलब जब पैरासाइट जो है, पैरासाइट ऑन दी सरफेस ऑफ व्हाट, होस्ट, अपने होस्ट के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टो पैरासाइटिज्म। एंडो पैरासाइटिज्म का मतलब क्या है, जो पैरासाइट है, पैरासाइट ऑन द पैरासाइट, ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, पैरासाइटिज्म की अगर इसमें बात करें हम, पैरासाइट जो है इसमें क्या है, इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर है ये पैरासाइट, वो सरफेस पे था। ब्रूड पैरासाइटिज्म का मतलब क्या है, जब ब्रूड पैरासाइटिज्म जहां भी आ जाए समझ लीजिएगा कि एक ने अपना घोंसला दूसरे पे बना दिया, ठीक है। मान लो इसमें क्या है, जो है आप एग्जांपल इसमें याद कर सकते हैं, एक जो कुकू होता है, कुकू जो है, कुकू क्या करता है, कुकू लेइंग एग्स, कुकू जो है वो क्या करता है, कुकू जो होता है वो एग्स को अपने देता है क्रो के नेस्ट में। कुकू जो होता है वो लेज एग्स इन क्रोज नेस्ट, इन क्रोज नेस्ट, कौवे के नेस्ट। तो इस टाइप का रिलेशन जो होता है उसको ब्रूड पैरासाइटिज्म बोलते हैं। तो तीन टाइप से हो सकता है, एक्टो पैरासाइटिज्म, एंडो पैरासाइटिज्म, ब्रूड पैरासाइटिज्म। ब्रूड पैरासाइटिज्म मतलब एक ने जब अंडे दूसरे के नेस्ट में दे दिए, इस टाइप का जब रिलेशन होता है तो ब्रूड पैरासाइटिज्म होता है। एंडो पैरासाइटिज्म मतलब जब होस्ट के अंदर प्रेजेंट है पैरासाइट, फिर उसको हार्म करेगा, ये सरफेस पे प्रेजेंट है, जैसे जूं जो है वो एक्टो पैरासाइटिज्म में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? इसका आप एक एक एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, जैसे कि एक्टो पैरासाइटिज्म में तो वही एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, लीस ऑन ह्यूमंस, है ना। एंडो पैरासाइटिज्म में प्लाज्मोडियम रख सकते हैं, मलेरिया वगैरह हमें जो होता है अंदर जाता है वो, है ना, प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो ये हो गया पैरासाइटिज्म का कॉन्सेप्ट, इतना क्लियर है। अब हमारे दो बचे हैं सिर्फ इसमें, एक तो कॉमन सेलिज्म और एक क्या बचा है हमारा, एमेंसेलिज्म, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म का कैसा रिलेशन था, एक को तो फायदा हो रहा था, दूसरे को ना फायदा हो रहा था ना नुकसान हो रहा था। क्या बात समझ में आ गई? एक इसमें बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है ऑर्किड का, है ना। ऑर्किड जो होता है, इसके एग्जांपल में बस एक ही आप चाहे याद रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्किड, ऑर्किड क्या होता है, एक छोटा सा प्लांट होता है, एपीफाइट होता है। एपीफाइट मतलब जो प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको एपीफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्किड जो है वो लार्ज ट्रीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन ह्यूज ट्री, ठीक है, ह्यूज ट्रीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑर्किड जो होता है ह्यूज ट्री के ऊपर प्रेजेंट होता है। मान लो अगर इस टाइप से ट्री है तो इसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा प्लांट के नाम पे और ऐसे अपने यहाँ पे ऐसे ट्रंक पे उसके लार्ज ट्री के प्रेजेंट होता है। अब इसमें ऑर्किड जो है इसको तो फायदा है, इसको तो क्या है, फायदा है, लेकिन इस ट्री को, इस जो लार्ज ट्री है इसको ना ही फायदा है, नो बेनिफिट, इसको क्या फायदा है, और इसको कोई हार्म भी नहीं है एज सच। तो ये न्यूट्रल इंटरेक्शन है। फायदा इसको क्या, इसको शेल्टर मिल गया ऑर्किड को, राइट, इसको क्या मिल गया, शेल्टर मिल गया, तो इसलिए फायदा हो गया इसको। तो क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये एग्जांपल आ गया कॉमन सेलिज्म में। आगे चलें अगर एमेंसेलिज्म का, लास्ट, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर दिस मास्टर वीडियो, दैट इज कॉमन सेलिज्म, जिसमें रिलेशन क्या होता है, एक को तो नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। अब ये कैसा रिलेशन है? इसमें अगर हम बात करें, एक मोल्ड होता है, इसका आप एग्जांपल याद कर सकते हैं। एक मोल्ड होता है जिसका नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन जो है ना, ये एक टाइप का पेनिसिलिन नाम का एंजाइम निकालता है, पेनिसिलियम नाम का, है ना। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन का एग्जांपल क्या है, ये पेनिसिलियम सिक्रीट करता है पेनिसिलिन को, जो कि किल कर देता है बैक्टीरिया को। तो ये मैंने उल्टा लिख दिया लग रहा है इसमें, है ना, एक सेकेंड, यहां से
अब ठीक है, इसमें मोल्ड होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो कि एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है पेनिसिलिन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, एंटीबायोटिक टाइप से यूज भी किया जाता है कई जगह। तो पेनिसिलिन क्या करता है, ये पेनिसिलिन किल करता है बैक्टीरियाज को। क्या बात समझ में आ रही है? अब बैक्टीरिया का इसमें क्या हो गया, नेगेटिव हो गया इंटरेक्शन, लेकिन इसको तो ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, इसको तो जीरो इंटरेक्शन हो गया, इसको ना फायदा ना नुकसान, वो तो कर रहा है सिक्रीट, उससे बैक्टीरिया मर जाए तो उसका क्या, जाने अनजाने में हो गया, है ना। तो बैक्टीरिया का तो नेगेटिव हुआ, लेकिन इस पेनिसिलियम की बात करें तो उस पे ना पॉजिटिव इंटरेक्शन, ना ही इसको ना ही बेनिफिट हुआ, ना ही इसका कोई हार्म हुआ। ठीक है, लेकिन उसको हार्म हो गया बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को, तो उसके लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने जो जो इसमें मैंने मेंशन किए हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये बधाई हो आपको, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसमें हमने एक एक सिंगल एग्जांपल्स की बात की है, सारे टॉपिक्स जो भी हैं हमने कवर कर लिए हैं। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं, ऑर्गेनिज्म सेगमेंट जो स्टार्टिंग का है, दैट इज अबायोटिक फैक्टर्स एंड रिस्पॉन्सेज, वो रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस से। अब कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। अ कुकू लेइंग एग्स इन क्रोज नेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये तो अभी देखा था हमने। एक्टोपैरासाइटिज्म में नहीं, ये तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन डिफरेंट आगे, इसमें क्या आ जाएगा, ब्रूड पैरासाइटिज्म इज द राइट आंसर। ब्रूड पैरासाइटिज्म जब भी अंडे किसी और में ऐसे दिए जाएंगे, इसका एग्जांपल दिया, कोई और भी दिया जा सकता है, तो उसमें ब्रूड पैरासाइटिज्म आएगा, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड द क्लोन फिश दैट लिव्स अमंग देम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? अब ये देखिए, ये आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में करके, ये वाला एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, हर एग्जांपल नहीं यहाँ पे कवर किया जा सकता, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैंने वो आपको कवर करवा दी हैं। बट ये वाला एग्जांपल देखकर आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें म्यूचुअलिज्म है, एमेंसलिज्म है, कॉमनसेलिज्म है या पैरासाइटिज्म है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको बताइएगा आप। आगे चलिए। लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, क्या आंसर होगा इसका? आर नॉट कॉमन इन रियल वर्ल्ड, आर कॉमनली फाउंड इन रियल वर्ल्ड। कॉमनली फाउंड तो हो ही नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। अलाउज लाइफ टू कंटिन्यू ऑन द अर्थ, ना। इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, दैट इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो होता है आर नॉट कॉमन इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में नहीं होता, किताबों में अच्छा लगता है देखने में, इक्वेशन भी इसकी छोटी होती है तो आसान रहता है। लास्ट क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चंस। Which of the following is not a mechanism to increase body temperature? बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ टेक्स्ट मत समझ लेना इसको, ऐसे क्वेश्चंस कई बार कॉमन सेंस से आ जाते हैं, राइट। क्योंकि इस चैप्टर में एडेप्टेशंस पहले एक टॉपिक था बट अब कट चुका है, तो ये आप वैसे भी बता सकते हैं। मेटाबॉलिज्म हम इंक्रीज करते हैं, सही बात है, उससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। शिवरिंग करते हैं, ठंड में शिवरिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारा अपना बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो सके, राइट। पाइलो इरेक्शन एक्चुअली में सिंपल भाषा में बताओ, गूज़बम्प्स होते हैं ना, उसी को बोल सकते हो आप। वो कब होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए होता है, वो भी है ना, ज्यादा ठंड में ज्यादा होते हैं। वैसोडाइलेशन जो है, इसमें पूछा गया है नॉट अ मैकेनिज्म, अच्छा नॉट अ मैकेनिज्म पूछा गया, तो इसमें वैसोडाइलेशन जो है, इसमें अगर हम बात करें इसमें जो वैसोडाइलेशन है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसोडाइलेशन क्या होता है? वेसल्स, हमारी जो ब्लड आर्टरीज वेन्स है, उनका वाइडनिंग किया जाता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो खून को पतला, खून का बहाव बढ़ाया जाता है, ठीक है, डाइल्यूट किया जाता है, ब्रॉडनिंग की जाती है फ्लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें जो है वैसोडाइलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसोडाइलेशन का टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई भी लिंक नहीं है, जबकि इंक्रीज मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर इंक्रीज करता है बॉडी का, शिवरिंग से भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पाइलो इरेक्शंस जैसे गूज़बम्प्स लाइक हो गए, तो उससे भी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज में हेल्प होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें तो, हाँ जी, कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यही जरूरी है ना। तो नेक्स्ट मास्टर वीडियो में किसी और नेक्स्ट सैटरडे आएंगे हम हर सैटरडे का शेड्यूल रहेगा, हर सैटरडे को शाम को 7 बजे हमारा ये जो मास्टर वीडियो है वो प्रीमियर हुआ करेगा पीएसपीडी के यूट्यूब चैनल पर। या आपको मैं इन्फॉर्मेशन बता देता हूं ताकि आप अपडेट रहें कि शाम को 7 बजे एकदम तैयार रहना है कि और
चैप्टर देखना है और एक चैप्टर खत्म कर देना है। आ रही बात समझ में? हर शनिवार एक चैप्टर फिनिश, इस टाइप से एक एक करके पूरा बायोलॉजी सेक्शन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।